नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका अध्ययन जारी होगा। आपका आगामी सीटेट का एग्ज़ाम जो है 8 फरवरी को होने है, उसके लिए आप बहुत ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे हो। आशा करता हूँ आप बस इसमें बिल्कुल भी ढिलाई मत करिए साथियों। ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम्स के अभी बहुत दूर हैं। एग्ज़ाम्स दूर नहीं है साथियों। एग्ज़ाम्स गुजरते देर नहीं लगेगी, डेट आते नज़दीक। तो प्रिपरेशंस आप सभी लोग करते जाइए। आज इस वीडियो में साथियों हम लोग जो पेपर फर्स्ट में आपका एनवायरमेंटल स्टडी आता है पार्ट थर्ड में, उसका यहाँ पर अभ्यास करेंगे। जो ये मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आऊँ, ये 2024 का पेपर है जो जनवरी 2024 में सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था। तो सेट आई है ये उसका साथियों। तो आज इसका हम अभ्यास करेंगे क्योंकि बहुत सारे साथियों की डिमांड थी कि सर PYQ कराइए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कराइए। तो साथियों, आप सभी लोगों की डिमांड पर प्रीवियस ईयर, क्योंकि ज़्यादातर आपके जो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस होते हैं बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस रहते हैं। तो अगर आप पिछले 10 सालों का रिवीजन कर लेते हैं तो आपके 100+ मार्क्स कहीं भी नहीं गए आपके सीटेट में। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का अभ्यास। तो यहाँ पे निर्देश है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर हम ये बाइलिंगुअल है साथियों। तो हम लोग, क्योंकि ज़्यादातर मेरे जो साथी हैं वो हिंदी भाषी हैं, तो आप इंग्लिश मीडियम के जो मेरे साथी हैं वो अपना क्वेश्चंस आप खुद रीड कर लीजिएगा, आंसर मैं बताऊंगा। बाकी मैं हिंदी का क्वेश्चंस रीड करूंगा। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 61, जोहड़ से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? सही उत्तर चुनें। पहला ऑप्शन, यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। यह पानी से अशुद्धियों को फिल्टर करता है। ऑप्शन थर्ड, यह आसपास के कुओं में ज़मीन का पानी इकट्ठा करता है। ऑप्शन फोर, यह नदियों से पानी इकट्ठा करता है। तो साथियों, जोहड़ क्या है पहले ये समझ लेते हैं। तो जोहड़ होता है साथियों जो आपका उत्तरी भारत में या ज़्यादातर आप राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी में जो वर्षा के जल को इकट्ठा करने के लिए एक जो हमारा पुरातन यानी पारंपरिक छोटा मिट्टी का क्या बनाते थे, तालाब, जिससे कि उसका वाटर लेवल बना रहे। तो जाहिर सी बात है, तो यहाँ पे जो इसके लिए उपयुक्त जो सबसे विकल्प होगा वो आपका क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट होगा, यानी यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी 62, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है? ऑप्शन पहला, छात्रों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्रकत करने के लिए कहना। ऑप्शन सेकंड, सैंडविच, शिकंजी, लेमन वाटर वगैरह को बिना आग के पकाने का प्रदर्शन। ऑप्शन थर्ड, छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। ऑप्शन फोर, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न परिरक्षित खाद्य पदार्थों के चित्र दिखाना। तो अगर निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति यानी कि कौन सी रणनीति अपनाया जाए अगर भोजन थीम को पढ़ाना है, तो क्या पूछताछ आप करेंगे पहले बच्चों से? तो क्या करेंगे, पहले पूछेंगे ना कि आपके परिवार में लोग क्या खाना पसंद करते हैं, आप क्या खाना पसंद करते हैं, तो यही तो करेंगे। तो यानी छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। तो आपका ऑप्शन जो थर्ड होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 यानी क्वेश्चन थर्ड, एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं। इस तरह का प्रश्न है। पहला ऑप्शन अभिसारी प्रश्न, ऑप्शन सेकंड विश्लेषणात्मक प्रश्न, ऑप्शन थर्ड काल्पनिक प्रश्न, ऑप्शन फोर तथ्यात्मक प्रश्न। तो एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं। तो यानी कैसा है, तो यानी कि ये प्रश्न ऐसा है, यानी विश्लेषणात्मक, यानी कि विशेष तौर पे हम यानी विशेष मौके पर, क्योंकि विशेष मौका क्या है, ठंडी का मौसम है, तो विशेष कपड़े पहन रहे हैं उसके लिए। तो ये कैसा प्रश्न हो गया? विश्लेषणात्मक प्रश्न हो गया, यानी एनालिटिकल क्वेश्चन हो गया। तो आपका ऑप्शन सेकेंड जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय में वहीदा का प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन है। इसे शामिल करने के क्या कारण हैं? ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं है, पहले आपको यहाँ पे कारण दे रखे हैं कि क्या क्या कारण है। तो पहला कारण है उनका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है। दूसरा, उसकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक देती है। और तीसरा सी, यह समझना कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है। और
डी, उसके सामने आने वाली कठिनाइयों और उनसे निपटने के तरीकों को समझना। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें क्या क्या कारण शामिल हैं। एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्यपुस्तक के एक अध्याय में वहीदा का प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन है। इसे शामिल करने के क्या कारण हो सकते हैं। तो इसमें से आपको ये 4 दिए गए हैं कारण, इनमें से आपको बताना है कि उपयुक्त इनमें से कौन सा होगा। तो इसके नीचे आपके दे रखे हैं पहला ऑप्शन ए, बी और सी, ऑप्शन 2 बी, सी और डी, ऑप्शन 3 सी और डी और ऑप्शन 4 बी, डी और ए। तो इसमें से कौन सा उपयुक्त होगा साथियों। तो इसके लिए आपको बताना है कि कौन सा होगा, यानी उसकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक देती है। और उसके बाद क्या है आपका, उसके सामने आने वाली कठिनाई और उनसे निपटने के तरीकों को समझना, और उनका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है। तो यानी कि अब इसमें से जो उपयुक्त होगा वो क्या होगा आपका, पहला, दूसरा और चौथा, यानी कि बी, डी, ए। तो इसमें से आपका ऑप्शन चौथा जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, बी, डी, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 65। कक्षा 3 के एक ईवीएस शिक्षक एलेक्स ने हम चीज़ें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज की रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए। तो इसमें से भी आपको ये है कि इसमें भी आपको रीजंस दे रखे हैं। पहला है रंग पैटर्न के बारे में सीखना और सौंदर्य बोध विकसित करना। बी है इस गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना। सी चटाई को बनाने की विधि के चरणों को याद करना। और डी आकर्षक रंगों के पेपर चुनना और स्ट्रिप्स को पूरी तरह से काटना सिखाना। ये आपसे कहा गया। तो अब इसमें से जान लेते हैं क्या क्या होंगे। तो कक्षा 3 के एक ईवीएस शिक्षक एलेक्स ने हम चीज़ें कैसे बनाते हैं थी। तो इसमें से हम चीज़ें कैसे बनाते हैं के लिए क्या होगा, तो यानी रंग पैटर्न के बारे में सीखना और सौंदर्य बोध विकसित करना, ये भी एक कारण हो सकता है। इस गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना, यह भी हो जाएगा। चटाई को बनाने की विधि के चरणों को याद करना, तो याद करना इसमें कोई ये नहीं होगा। आकर्षक रंगों के पेपर चुनना और स्ट्रिप्स की पूरी तरह से काटना सिखाना, ये होगा। तो आपका ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो राइट आंसर होगा, यानी ए, बी और डी। तो ऑप्शन फर्स्ट जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए एक छात्र अपने घर और पड़ोस में एक सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल और प्रक्रियाएं विकसित की जाती हैं। पहला ऑप्शन प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। ऑप्शन 2 पूछताछ, परिणाम निकालना, अभिव्यक्ति। ऑप्शन 3 परिकल्पना, परिणाम निकालना, अभिव्यक्ति। ऑप्शन 4 अनुमान, प्रयोग और अवलोकन। तो प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस में एक सर्वेक्षण करते हैं। तो यानी इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल और प्रक्रियाएं विकसित की जाती हैं, तो आपको बताना है। तो यानी पहले पूछताछ करेंगे, फिर उसके बाद में परिणाम निकालेंगे, फिर उसके बारे में क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे कि यानी कि बताएंगे कि यानी कि किन घरों में क्या क्या चीज़ें, कैसे लोग पानी का जो है वो क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, कैसे क्या खपत है और किन किन चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। तो यानी पूछताछ करेंगे, फिर परिणाम निकालेंगे और फिर उसके बारे में एक्सप्रेस करेंगे। तो ऑप्शन जो सेकंड होगा आपका वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चनिंग और इन्फेरिंग और एक्सप्रेशंस। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 67। डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देश करते हैं। तो खून की जांच से वो यानी क्या पता करना चाहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन का पता चलेगा। ऑप्शन सेकंड उसमें उपस्थित लौह तत्व की मात्रा का पता चलेगा। ऑप्शन थर्ड उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता चलेगा। और ऑप्शन 4 उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा। तो यानी डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं। खून की जांच से उन्हें क्या पता चलेगा, तो यानी उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा, यानी चेक फॉर माइक्रोब्स इन ब्लड, यानी कि कोई किसी तरह का कोई जीवाणु माइक्रोब्स तो नहीं जिसकी वजह से क्या ये बुखार है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68। मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मधुमक्खियां शहद के छत्तों में रहती हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है।
दूसरा, छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में विशेष कार्य करते हैं। थर्ड, छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ होती हैं जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों को पालने का कार्य भी करती हैं। और डी, श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो आपको बताना है इनमें से सही कथन क्या है। तो साथियों, इसमें बताना सही कथन क्या होगा। तो देखिए, मधुमक्खियाँ शहद के छत्तों में रहती हैं, बात तो सही है। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन पहला तो आपका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। और इसमें से देखते हैं कि और भी क्या कोई सही हो सकता है। तो इसमें से और क्या सही हो सकता है। छत्ते में कुछ नर मक्खियाँ भी होती हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक, ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें नर तो नहीं श्रमिक होती। फिर उसके बाद छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ जो दिन भर छत्ते में बनाने बच्चों को पालने का कार्य करती हैं, तो इसमें से ये भी नहीं होगा। श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो ये हो जाएगा आपको। यानी जो श्रमिक मक्खियाँ होंगी वो क्या करेंगे, फूलों के चारों ओर चक्कर लगा के वहाँ से क्या इकट्ठा करती है, उसका रस इकट्ठा करके फिर उससे क्या बनाती हैं, शहद बनाती हैं। तो इसका जो ऑप्शन यानी डी भी हो जाएगा वो राइट हो जाए। तो यानी इसमें से कौन कौन सही हो जाएगा, ए और डी। तो देखते हैं ए और डी किस में आता है। तो ए और डी किस में है साथियों, यानी ऑप्शन 4 में है। तो इसका ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 ये आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी ए और डी ये हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 69। यहाँ पे ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने की एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबंधित करना चाहिए। इसका अर्थ है, पहला ऑप्शन, विद्यार्थी ईवीएस के महत्वपूर्ण अवधारणाओं को याद करने के लिए बाध्य हैं। ऑप्शन 2, पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। ऑप्शन 3, पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती हैं। और चौथा, शिक्षकों को पाठ्य पुस्तकों को शिक्षण अधिगम संसाधनों में एक संसाधन के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है। तो यानी कि ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने की एनसीएफ यानी जो 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या कह रहा है, तो इसका अर्थ होगा यानी पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती हैं। यही तो है, यही तो एनसीएफ जो कि हम बच्चों को उनके जो आसपास की चीज़ों से हैं वहाँ से उनको जोड़ते हुए ज्ञान का अनुभव कराएं। तो जो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह परीक्षण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती हैं, उनमें से उसे जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देने का निश्चय करती है। इस पक्षी का नाम क्या है। ऑप्शन 1 दर्जिन चिड़िया, ऑप्शन 2 वीवर पक्षी, ऑप्शन 3 कलचीड़ी, ऑप्शन 4 शक्कर खोरा। तो इसमें साथियों आपको बताना है क्या होगा आपका। तो उस पक्षी को क्या कहते हैं साथियों, जो इस तरह यानी कि जो नर पक्षी तो बनाते हैं घोंसला, लेकिन वो सिर्फ देखती है और जो उसको सबसे अच्छा लगता है वो उसमें अंडे देती है। तो वो होता है आपका वीवर पक्षी जो होता है, यानी ऑप्शन 2 जो हो जाए राइट आंसर हो जाएगा वीवर पक्षी। वीवर पक्षी आपका क्या हो जाएगा, ऐसा करता है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित कथन ए तथा कथन बी को ध्यान से पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। तो आपका कथन ए है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। कथन बी, गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ। तो आपको बताना है कि इसमें से जो कथन ए तथा कथन बी को है उनमें से क्या करना है, कौन सा सही विकल्प है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन, दोनों ए एवं बी सही हैं। सेकेंड, दोनों ए एवं बी सही नहीं है। ऑप्शन 3 ए सही है किंतु बी गलत है। ऑप्शन 4 ए गलत है किंतु बी सही है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा साथियों। तो यानी इसमें क्या है कि जो यानी लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, तो ये तो आपका सही है। अब बी पे आते हैं, यानी गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ। तो 1500 वर्ष पूर्व नहीं हो, ये लगभग हुआ आपका 3000 वर्ष पूर्व। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसका सही जवाब जो होगा, यानी ए सही है किंतु बी गलत है। तो आपका ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। अगले प्रश्न पर आते हैं 72। निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित रणनीतियों का सबसे अच्छा दर्शाता है। चर्चा,
बी प्रदर्शन, सी व्याख्यान, डी सर्वेक्षण। तो आपको बताना है कौन बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए पहला, ए और बी, ऑप्शन सेकंड बी और सी, ऑप्शन थर्ड सी और डी, और ऑप्शन फोर ए और टी। तो यानी बाल केंद्रित रणनीति को सबसे अच्छा प्रदर्शन कौन अच्छा दर्शाता है साथियों? तो वो दर्शाता है आपका चर्चा और क्या, सर्वेक्षण, यानी कि आपका डिस्कशन और यानी कि सर्वे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका 72 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 यानी ए और डी ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 73। पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं के लिए विख्यात जिला है। यह निम्नलिखित में से किसका भाग है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन सेकंड कर्नाटक, ऑप्शन थर्ड महाराष्ट्र, ऑप्शन फोर तेलंगाना। तो यानी पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की चमकदार साड़ी उसको भी कहते हैं और जहाँ ये बनती है उसको पोचमपल्ली भी कहते हैं, बुनाई जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। तो विख्यात जिला है। तो ये पूछ रहे हैं आपसे कौन से स्टेट में, तो ये कौन से स्टेट में साथियों? तो ये तेलंगाना राज्य में है। तो ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, यानी आपको जो तेलंगाना राज्य है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 74। सीमा एक ईवीएस शिक्षिका यानी सीमा एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर एक क्षेत्र भ्रमण यानी फील्ड ट्रिप का आयोजन किया। निम्नलिखित में से कौन चिड़ियाघर की यात्रा के सबसे उपयुक्त उद्देश्य हैं? ए चिड़ियाघर के जानवरों के नाम याद करना, बी जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना, सी प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना, डी चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का आकलन। तो इसमें बताना है कि क्या क्या उपयुक्त उद्देश्य हैं इसमें से, तो आपको इसके सही जवाब बताने। तो यानी उपयुक्त उद्देश्य यानी क्या हो जाएगा, यानी चिड़ियाघर के जानवरों के नाम याद कराना, इससे तो याद हो ही जाते हैं। जानवर से संबंधित अवधारणाओं को भी जोड़ दें, यानी कि उनके बारे में जो और विशेषताएं होती हैं वो भी हम जान सकते हैं। और इसके बारे में क्या पता चलता है साथियों, यानी कि इसके बारे में और क्या पता चलेगा, यानी चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का आकलन। तो इसमें सबसे उपयुक्त जो आपसे पूछा है, तो नाम तो ज़्यादातर सभी लोग परिचित ही होते हैं बच्चे, लेकिन उनसे जो संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना वो सीख जाते हैं, प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना वो सीख जाते हैं, और चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का आकलन यानी उन्होंने क्या क्या सीखा ये उसका आकलन भी वहीं पता चल जाता है। तो यानी बी, सी और डी सही जवाब हो जाएंगे। तो यानी ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 75। एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। क्या क्या कहा? ए आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए, बी विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करो, सी अवलोकन के आधार पर जानवरों की श्रेणियों में वर्गीकृत करो, डी जानवर को परिभाषित करो। तो उपयुक्त में से कौन सा प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है, ये आप बताना। वहाँ पे उपयुक्त पूछा था, अब इसमें क्या उपयुक्त नहीं पूछ लिया है। तो क्या उपयुक्त, आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए, ये तो ठीक है। विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करो, ये भी ठीक है। अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणियों में वर्गीकृत, ये भी ठीक है। यानी कि कौन से जानवर, यानी कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं, कौन दूध देने वाले, कौन से नहीं हैं, कौन से शाकाहारी हैं, कौन से मांसाहारी, इस तरह से सब मतलब वर्गीकरण कर सकते हैं। लेकिन जानवरों को परिभाषित करो, ये प्राइमरी के बच्चों के लिए सुटेबल नहीं है, यानी कि उनको क्लैरिफाई नहीं कर सकते, उनको डिटरफाइन नहीं कर सकते। तो डी जो होगा वो नहीं होगा, बाकी सारे ऑप्शंस होंगे आपके। तो यहाँ पे पूछा है कि इसमें से कौन सा उपयुक्त नहीं है, तो आपको बताना है। तो इसमें यानी ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, ये उपयुक्त नहीं है। तो आंसर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। हरियाणा के सीमांतवर्ती राज्य हैं। अब आपको बताना है कि जो हरियाणा के हैं, जो बाउंड्री पे कौन कौन से राज्य हैं वो आपको बताना है। पहला हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सेकंड उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, ऑप्शन थर्ड हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, ऑप्शन फोर बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो ये हरियाणा के जो सीमांतवर्ती राज्य हैं कौन कौन से साथियों, तो हरियाणा के नज़दीक में कौन है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान भी है और उत्तर प्रदेश, यानी इन सबसे इसकी बाउंड्री लगती है। तो इसमें से पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड तो नहीं है, मध्य प्रदेश भी नहीं है, हिमाचल प्रदेश तो है लेकिन यहाँ से हरियाणा का पंजाब भी है लेकिन बिहार नहीं है।
बिहार और पंजाब, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ तो उत्तर प्रदेश पंजाब है लेकिन बिहार नहीं है, लेकिन इसमें जो पहला ऑप्शन है वो ही इसका सुटेबल आंसर है, यानी कि हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, ये तीनों है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 76 का पहला। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 77। अब इसमें से भी आपको कथन और वही कारण रीजन्स वाले क्वेश्चंस हैं, तो आपको बताना है साथियों। तो मैं इसलिए थोड़ा सा ये छोटा हो जा रहा है, लेकिन मेरे इंग्लिश मीडियम के भी साथी हैं वो भी इसको क्वेश्चंस रीड करते हैं साथियों, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। तो इसका कथन है, पढ़ते हैं हम साथियों हम लोग, यानी कथन ए तथा आर को ध्यान से पढ़ें तथा निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दें। यानी ए, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। रीज़न क्या है इसका, कुछ मादा कीड़े फेरीमोनस छोड़ते हैं जिसके गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। तो इसमें बताना निम्नलिखित में से सही उत्तर का चुनाव करें। तो आपका पहला है, दोनों कथन ए एवं आर सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। दोनों, ऑप्शन सेकंड, दोनों कथन ए एवं आर सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा, ए सही है किंतु आर गलत है, और ऑप्शन 4, ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसमें साथियों बताना है इसमें से कौन सा आपका सही होगा। तो बताइए इसमें से उपयुक्त क्या, यानी कि इसमें यानी दोनों कथन ए एवं आर सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो आपका जो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा, यानी जो रेशम का कीड़ा है अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है, और कुछ मादा कीड़े फेरीमोनस छोड़ते हैं जिसकी गंध को नर कीड़े पहचान लेते थे, यानी दोनों सही हैं। तो आपका ऑप्शन ए जो फर्स्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर आपका 78। प्रश्न नंबर 78, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। कथन पहला, ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीम में बांटा गया है। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं। कथन सेकंड, ईवीएस के थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब हैं। तो आपको बताना है पहला ऑप्शन, दोनों कथन पहला एवं दूसरा सही है। ऑप्शन सेकंड, दोनों कथन पहला एवं दूसरा गलत है। ऑप्शन थर्ड, कथन एक सही है एवं कथन 2 गलत है। ऑप्शन 4, कथन 1 गलत है एवं कथन 2 सही है। तो आपसे बताना है कौन सा इसमें सही होगा। तो यानी कि जो आपका यानी कि ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीम में बांटा गया है। ये पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं, और कथन क्या है, ईवीएस के थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब हैं। तो ये तो बिल्कुल सही होगा दूसरा। पहले में क्या है, जो 6 थीम में तो बांटा गया है, लेकिन जो उसके थीम, मुख्य थीम क्या क्या है, परिवार और दोस्त। दूसरा क्या हो, भोजन हो जाता है। तीसरा क्या, पानी। चौथा, आवास। पांचवा, यात्रा। और छठा, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं। तो इसमें से ये सारी चीज़ें तो मैच नहीं कर रही, तो यानी कि ये पहला नहीं होगा। तो आपको कौन सा होगा, केवल कथन आपको दूसरा सही होगा। इसमें से कौन सा सही होगा आपका, ऑप्शन 4, यानी ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। कथन 1 गलत है एवं कथन 2 सही है, यह इसका सही जवाब। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 79। दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं सही विकल्प चुनें। कथन ए, जाइलम जल और खनिजों को जड़ों से पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। कथन बी, फ्लोएम भोजन की पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। तो यानी कि आपको बताना है, तो ऑप्शन पहला क्या, दोनों ए और बी सही है। ऑप्शन सेकंड, दोनों ए और बी सही नहीं है। ऑप्शन थर्ड, ए सही है और बी गलत है। ऑप्शन 4, ए गलत है और बी सही है। तो इसमें आपको बताना है, तो इसमें कौन सा, तो यानी दोनों सही हैं साथियों। यानी जो जल से जाइलम मैंने आपको बताया, कई वीडियो में बता भी चुका हूँ कि याद रखिएगा, जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है, जल और खनिज पहुँचाना। जा से जाइलम, जा से जल। और फ्लोएम यानी एफ फॉर फूड और एफ फॉर फ्लोएम। और भोजन यानी कि फ्लोएम का कार्य क्या होता है, भोजन पहुँचाने का, जो पत्तियाँ बनाती भोजन उसको बाकी सभी पौधों के हिस्से में पहुँचाना। तो इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी दोनों ए और बी सही हैं, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 80। व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका। जिस तरीके से एक ईवीएस शिक्षक ईवीएस में व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन कर सकता है वह है। तो पहला ऑप्शन, शिक्षकों का अवलोकन। दूसरा, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा। तीसरा, गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए रेटिंग स्केल। और चौथा, पोर्टफोलियो। तो साथियों आपको बताना है इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका। जिस तरीके से एक ईवीएस शिक्षक ईवीएस में व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन कर सकता है, तो शिक्षकों का अवलोकन यानी अवलोकन करते हैं, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा भी करते हैं, गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए रेटिंग स्केल भी होती है और पोर्टफोलियो भी होता है।
तो इसमें से जो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि होंगे तो सभी साथियों, इसमें से एक से अधिक आंसर है, तो इस वजह से इसको जो आपका सीबीएसई ने था, तो इसके सभी इसमें क्या कर दिया था, इसको आप अगर इसके आपके पास किसी के पास भी वो हो तो उसमें से उन्होंने क्या कर दिया था कि इनमें सभी से सभी को आंसर नंबर दे दिए थे। तो इस वजह से इसका जो आंसर होगा वो पोर्टफोलियो ही मान लीजिए, जिसमें सभी छात्र के सब कुछ अवलोकन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से, यानी कि सभी ये मान लीजिए आप, क्योंकि इसमें सभी एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हैं, अवलोकन भी है, अर्धवार्षिक भी है, पोर्टफोलियो है, तो सभी हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये सभी आप मान लीजिए, लेकिन उपयुक्त जो है पोर्टफोलियो के अंतर्गत ही आ जाता है कि बच्चे का रिजल्ट कैसा है, क्या मार्क्स हैं, क्या एक्टिविटीज़ करता है, वो सब पोर्टफोलियो में आ जाता है। तो आप तो उपयुक्त इसके लिए आप 4 मान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 81। रवि ने एक गिलास में जल लिया, उसमें उसने एक साबुत नींबू डाल दिया, फिर वह उस गिलास में बहुत सारा नमक डालता है, आधा चम्मच एक बार में। कुछ समय पश्चात उसने पाया कि पहला नींबू जल में डूब गया, दूसरा नींबू जल में तैरने लगा, तीसरा नींबू जल में 2 भागों में टूट गया, और ऑप्शन चौथा नींबू गिलास के बीचों बीच चला गया। तो इसमें आपको बताना है। तो रवि ने गिलास में जल लिया, उसमें एक क्या किया, साबुत नींबू डाल दिया, फिर वह उस गिलास में बहुत सारा नमक डालता है, तो आधा चम्मच क्या हो जाता है एक बार में। तो कुछ समय पश्चात क्या देखता है वो कि नींबू जल में तैरने लगता है, क्योंकि नमक की मात्रा हो गई तो जिससे उसका डेंसिटी वाटर की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से नींबू क्या हो जाएगा, तैरने लगेगा। इसी वजह से आप देखते होंगे समुद्र में लोग डूबते कम है, वो उसमें तैरना आसान रहता है, क्योंकि उसमें नमक क्षारीय रहता है, नमक रहता है, तो इस वजह से उसमें कम डूबता है, तो क्योंकि उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, तो इसमें कम, तो यानी नींबू इसलिए जल में क्या करने लगता है, वो तैरने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है? पहला मौसम, पानी, यात्रा, दूसरा भोजन पदार्थ, आवास, तीसरा परिवार और मित्र, यात्रा, प्राकृतिक संसाधन, और चौथा आवास, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है? तो ये आपको बताना है साथियों। तो यानी आवास, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, तो यही है जो प्राइमरी के बच्चों के लिए दर्शाता है, क्योंकि मौसम तो नहीं होगा उसमें, और दूसरे वाले में पदार्थ दे रखा है, वो पदार्थ नहीं होगा। तीसरे वाले में प्राकृतिक संसाधन दे रखा है, मतलब पानी तो है, यात्रा भी है, वो भी है, भोजन है और आवास भी है, और तीसरे वाले में परिवार और मित्र और यात्रा है, लेकिन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। लेकिन जो चौथा है इसमें तीनों ऑप्शन है, यानी आवास, यात्रा, चीज़ें जो हम करते हैं, ये सभी क्या है, प्राइमरी की थीम्स हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 83। अल बिरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही उत्तर चुने। पहला, अल बरूनी जहाँ से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं। दूसरा, 1000 से भी ज़्यादा साल पहले वे भारत आए थे। तीसरा, उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। चौथा, उसने अपने लेखों में भारत में तालाब बनाने की तकनीक की प्रशंसा की है। तो इसमें आपको सही जवाब बताना है साथियों। इसका सही जवाब क्या होगा आपका? तो इसको यानी कि इसमें सही उत्तर चुनना है आपको। ऐसा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है, ये ध्यान रखना है। सही उत्तर उसमें बोल भी दिया, दोनों कंफ्यूज करने के लिए बोला है कि अल बरूनी के बारे में लिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। सही उत्तर चुने, देखिए सही नहीं भी और सही उत्तर चुने, तो कंफ्यूज करने के लिए ऐसा उसने लिखा है। तो इसमें आपको जो कथन सही नहीं वो आपको ढूंढना है। तो यानी अल बरूनी जहाँ से आए थे वो आजकल उज्बेकिस्तान, ये तो सही है। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले भारत आए थे, ये भी सही है आपका। और उसने भारत के उस समय तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, तो ये तो गलत है, क्योंकि चौथा क्या, उसने अपने लेखों में भारत के तालाब बनाने की तकनीक की प्रशंसा की है। तो यानी कि पहला, दूसरा, चौथा सही है, लेकिन तीसरा क्या है आपका, गलत है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 84। नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए, बोरा असम में उपयोग की जाने वाली धान का एक सामान्य प्रकार है। कथन बी, धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है एवं इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए। निम्नलिखित में से सही कोड चुनना है। ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत है। तीसरा, ए सही है परंतु बी गलत है, और चौथा, ए गलत है परंतु बी सही है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यानी दोनों सही हैं साथियों। यानी बोरा असम में उपयोग की जाने वाली धान का एक सामान्य प्रकार है, और धान की खेती चिकनी मिट्टी में ही अच्छी होती है एवं इस फसल को प्रचुर मात्रा में क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85। उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करिए जिसका घनत्व 12 ग्राम
प्रति मिलीलीटर है तथा आयतन क्या है 3 मिलीलीटर है। तो उसको आपको उसने क्या कहा है कि द्रव्यमान ज्ञात करना है साथियों। तो द्रव्यमान क्या आपको बताना है साथियों, द्रव्यमान क्या होगा इसका। तो द्रव्यमान बराबर साथियों क्या होता है, आयतन गुणे क्या होता है, घनत्व होता है। क्या होता है, जो आपका फार्मूला होता है याद रखिएगा कि द्रव्यमान बराबर होता है, द्रव्यमान जो आपको होता है वो क्या होता है, यानी कि गुणा होता है, यानी घनत्व और आयतन का गुणा होता है साथियों, याद रखिएगा। लिखते नहीं बन रहा लेकिन आप लोग समझ जाइएगा साथियों। तो याद रखिएगा जो आपका द्रव्यमान होता है वो घनत्व और आयतन का गुणा होता है। तो अगर 12 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 36, 12×3 = 36। मिलीलीटर से मिलीलीटर कट जाएगा, ग्राम बचेगा। तो ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, यानी 36 ग्राम। ऐसे ही आसान प्रश्न आते हैं, बस आपको थोड़ा सा सोचना है और सूत्रों का प्रयोग करना है। और अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 86। आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखें, आप समूह कैसे बनाएंगे। पहला, 4/5 छात्रों के रोल नंबर यानी के अनुसार समूह बनाएंगे, यानी 4 से 5 छात्रों के रोल नंबर के अनुसार समूह बनाएंगे। दूसरा, परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार छात्रों को एक समान समूह बनाएंगे। तीसरा, भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएं। और चौथा, समान लिंग और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के 5 छात्रों का एक समूह बनाएं। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा उपयुक्त होगा। तो आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखे, तो आप समूह कैसे बनाएंगे। तो आप कैसे बनाएंगे साथियों, यानी भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएंगे, यानी मेक अ हेट्रोजेनियस ग्रुप बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन एंड कोऑपरेशन। तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लग रहा है, मैंने तो पूछा ही नहीं बीच में, तो अब मैं पूछ रहा हूँ कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को अभी भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको मैं यहाँ पे अच्छे अच्छे वीडियो का प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस कराता रहूँगा। आपको मेरे चैनल्स पे आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आप जाके सारे सब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। आपको अच्छी वीडियो मिलेंगे, आपके जो एग्ज़ाम्स होने वाला है बहुत ही हेल्पफुल होंगे वहाँ से क्वेश्चंस। अब आगे मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आता रहूँगा, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। 100% आपको 90+ मार्क्स तो कहीं नहीं के गए, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ। अगर आप मेरे सुबह शाम दोनों वीडियो देखते रहेंगे और अपना बुक से अध्ययन करते रहेंगे तो 100% आपके मार्क्स 90+ कोई नहीं रोक सकता। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 87, घड़सी सर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, सही उत्तर चुनें। पहला, जैसलमेर राजा घड़सी ने इसे बनाया था। दूसरा, यह लगभग 650 साल पहले बनाया गया था। तीसरा, यह 9 तालाबों से जुड़ा हुआ था। चौथा, यह तालाब आज भी प्रयोग में है। तो बताना है यानी कि घड़सी सर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो यानी जैसलमेर राजा घड़सी ने इसे बनाया था, ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि इसी उन्हीं के नाम पे रखा गया है इसका। यह लगभग 650 साल पहले बनाया गया था, ये भी सही है। ये 9 तालाबों से जुड़ा है, बिल्कुल सही है। ये तालाब आज भी प्रयोग में है, ये नहीं है, ये प्रयोग में अब नहीं है, अब ये किसी के प्रयोग में इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। तो ऑप्शन 4 यही हो जाएगा इसका सही जवाब। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 88। अभिकथन आपको दे रखा है, थीम परिवार और मित्र ईवीएस में एक प्रमुख थीम है और पौधों और जानवरों को परिवार और मित्र के उप थीम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कारण क्या है, थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों की अन्योन्याश्रितता पर प्रकाश डाला गया है। आपको बताना है, पहला, अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। सेकंड, अभिकथन और कारण सही है लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। थर्ड, अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। और चौथा, अभिकथन गलत है परंतु कारण सही है। ये आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा साथियों, तो यानी कि क्या हो जाएगा, यानी दोनों सही हैं और दोनों सही व्याख्या करता है। यानी जो थीम परिवार और मित्र ईवीएस में एक प्रमुख थीम है और पौधों और जानवरों को परिवार और मित्र के उप थीम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों के अन्योन्याश्रितता पर प्रकाश डाला गया। तो यानी कि दोनों सही होंगे, यानी कि अब कथन और कारण दोनों सही। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 89। इसमें भी आपको अभिकथन और कारण दे रखे हैं, इसमें भी सही विकल्प चुनना है आपको। हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। कारण, अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो इसमें पहला क्या है आपको ऑप्शन, दोनों ए और बी सत्य हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दो, दोनों ए और सत्य है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। चौथा, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। इसमें आपको बताना है
तो दोनों सत्य हैं साथियों, लेकिन यहाँ पे स्पष्टीकरण सही नहीं है। यानी हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन जो समुद्र तल की ऊंचाई पर होता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्वथनांक क्या होता है, कम। तो यानी एक पूरी तरह से एक्सप्लेन करके नहीं दिया। सही है दोनों, लेकिन स्पष्टीकरण पूरा नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। इसे याद रखिएगा। आते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। अंतिम प्रश्न पे साथियों आने से पहले आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा, और ये भी बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों को, जो भी आपके साथी प्रिपरेशंस कर रहे हैं। और चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप अन्य सब्जेक्ट के भी साथियों वीडियो देख सकते हैं वहाँ से। जरूर बताइएगा, बहुत मेहनत लगती है साथियों। मेरा उद्देश्य यही कि आप लोग सफल हों, इसी उद्देश्य से यही मेरी मनोकामना है। इसी मनोकामना के साथ मैं ये वीडियो बनाता हूँ कि आप सभी साथियों को पसंद आए और आपके एग्जाम्स में हेल्पफुल हो। आज के अंतिम प्रश्न पर आते हैं साथियों। कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक समूह असाइनमेंट देती है कि उन्हें पास के कृषि फार्मों का दौरा करना है और कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उन्हें फ़ोटो भी कलेक्ट कर रिपोर्ट तैयार करनी है। यहाँ कौन सी प्रक्रिया, कौशल और सीखने के संकेतक शामिल हैं, ये आपको बताना है। पहला, प्रश्न करना, अभिव्यक्त करना, परिणाम निकालना। सेकंड, प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। तीसरा, परिकल्पना, परिणाम निकालना, अभिव्यक्त। और चौथा, अनुमान, प्रयोग और अवलोकन। ऐसा ही प्रश्न साथियों ऊपर हो चुका है, हम लोगों ने इसका डिस्कस किया। यानी कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक समूह असाइनमेंट देती हैं तो कि उनके पास की कृषि फार्मों का दौरा करना है और कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और उनके उगाई जाने वाली जो फसलों के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है। तो इससे यानी इस गतिविधि से क्या कराना चाहते हैं, यानी क्या संकेत है, यानी कि तो पहले क्या करेंगे, वो प्रश्न करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे और फिर परिणाम निकालेंगे इसके हिसाब से। तो इसका जो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। तो ये रहे साथियों आज के हम लोगों ने ईवीएस जो आपका फर्स्ट पेपर आता है सीटेट में, उसका हमने अध्ययन किया 2024 का जो सेट आई है उसका। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।